नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। चर्चा आज बहुजन समाज पार्टी में उठे विवाद की, उसके बाद आगे हुए फैसले की। जी हां, सुश्री मायावती और उनकी पॉलिटिक्स की भी बात करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर सबको चौंकाते हुए आकाश आनंद की ताजपोशी दोबारा कर दी है। उनकी घर वापसी पर मोहर लगा दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीएसपी में उनकी नंबर 2 वाली कुर्सी पर उनकी पुनर्स्थापना कर दी गई है। इस फेरबदल के जरिए बसपा सुप्रीमो ने एक तीर से 4 निशाने साधे हैं। आकाश आनंद को पार्टी का चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। इसके जरिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी सहित तमाम राजनीतिक दलों को बड़ा धक्का लगा है, जो दलित राजनीति के लिए अपने आप को स्थापित करती जा रही थी। बीएसपी की स्थापना भले ही काशीराम ने की थी, लेकिन पार्टी को बुलंदी पर ले जाने का श्रेय मायावती को ही है। अब जबकि बीएसपी के कोर वोटर दलितों में निराशा छाई है, मायावती दोबारा पार्टी को जिंदा कर रही है, जिससे आने वाले समय में बाकी दलों की हालत बिगाड़ सके। बीजेपी की बात करें तो वह दलित बुद्धिजीवियों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी दलित नेताओं के कद को बढ़ाकर पीडीए समीकरण साध रही है। कांग्रेस की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण जैसे मुद्दों से दलित वर्ग को लुभाना चाहती है। आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर वाली पार्टी युवाओं को तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर रही है और चंद्रशेखर आजाद काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। इन चारों दलों की चाल की काट कोर दलित वोटर आकाश आनंद के तौर पे मानते हैं। माना जा रहा है कि बीएसपी अपने कोर दलित वोटरों को आकाश आनंद के जरिए दोबारा बहन मायावती से जोड़ सकेगी। नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद अब तक बीएसपी में अस्तित्व में नहीं था, यानी मायावती ने उनके लिए विशेष रूप से यह पद बनाया है। बीएसपी सुप्रीमो सुश्री मायावती ने संकेत साफ कर दिए हैं कि अब बीएसपी में भविष्य की कमान धीरे धीरे युवा हाथों में सौंप दी जाएगी, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मायावती ने जब यूपी की राजनीति में झंडा गाड़ा, तब समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव, बीजेपी से कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह जैसे नेता थे। समाजवादी पार्टी अब युवा अखिलेश यादव का चेहरा बना चुकी है। वहीं बीजेपी में यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जैसे नए चेहरे स्थापित हो चुके हैं। कांग्रेस में भी पीढ़ीगत बदलाव दिख रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आकाश के जरिए चंद्रशेखर की बढ़ती हुई लोकप्रियता को संतुलित करना चाहती हैं, लेकिन चंद्रशेखर की भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेजी से बढ़ा है। ऐसे में आकाश के लिए सबसे बड़ी चुनौती चंद्रशेखर की शाख और अपील को चुनौती देना होगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह होगी कि वह खुद बहन मायावती को कैसे संभालते हैं। आपको बता दें कि मायावती ने ही 2 साल पहले आकाश आनंद को पार्टी से एक बार निकाला और 2 बार उनका पद छीना। पिछली बार तो पार्टी से बाहर ही निकाल दिया था। पार्टी से बाहर होने के बाद आकाश न तो सार्वजनिक रूप से मायावती के खिलाफ बोले, ना ही पार्टी बनाई। आकाश आनंद का यह संयम ही अब सत्ता ने बदला है। 2 बार पद जाने के बावजूद आकाश ने न बगावत की, ना ही शिकायत। यही बात मायावती को सबसे ज्यादा पसंद आई। बीएसपी के कोर वोटर दलित हैं, लेकिन दलित खासकर युवाओं को आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर की आक्रामकता अधिक लुभा रही है। चंद्रशेखर और आकाश आनंद दोनों जाटों हैं, दोनों युवा हैं, आक्रामक हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि चंद्रशेखर सड़कों पे दिखते हैं और आकाश आनंद संगठन के मंचों पर। मायावती आकाश के जरिए चंद्रशेखर की बढ़ती लोकप्रियता को संतुलित करना चाहती हैं, लेकिन चंद्रशेखर की भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का प्रभाव यूपी के पश्चिमी जिलों में तेजी से बढ़ रहा है। आकाश के लिए सबसे बड़ी चुनौती चंद्रशेखर की साख और अपील को चुनौती देना ही होगा। सवाल है कि आकाश आनंद की चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने के क्या मायने हैं। क्या आकाश आनंद की बहन मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी के दौर पर दोबारा वापसी हुई है? तो इसका जवाब है हाँ। पहली बार चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद सृजित किया गया है। पहले से मौजूद 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम, रणधीर सिंह बेनीवाल
राजाराम अब आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। बीएसपी ने पूरे देश को 3 हिस्सों में बांटा है। 8 राज्य रामजी गौतम के हिस्से में आए हैं, जबकि 7 राज्य राजाराम और रणधीर बेनीवाल के हिस्से में रखा गया है। आकाश हर महीने तीनों कोऑर्डिनेटर के हिस्से वाले राज्यों में 3-3 दिन रहेंगे। जहां मिड पॉइंट होगा वहां समीक्षा करेंगे, फिर उसको बीएसपी प्रमुख मायावती को बताएंगे। आकाश जिस भी राज्य में जाएंगे वहां की स्टेट कमेटी उनका पूरा खर्च उठाएगी। इसके अलावा चुनाव वाले राज्यों में पब्लिक मीटिंग के लिए आकाश अलग से समय देंगे। पहली बार आकाश को पावर के साथ पद सौंपा गया है। 18 मई को दिल्ली में हुई बीएसपी की बैठक में मायावती ने खुद आकाश को यह जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि जहां मैं नहीं जा पाती हूं वहां मेरी जगह आकाश जाएंगे। राजनीतिक संदेश साफ है, मायावती के बाद आकाश अब नंबर 2 की हैसियत में होंगे। दलित वोट बैंक के लिए सियासी दलों में जंग 2012 के बाद से ही शुरू हो गई थी। वह दौर है जब बीएसपी का ग्राफ धीरे धीरे गिरने लगा। दलित राजनीति जो कभी जाटों के सहारे मजबूत हुई थी, अब गैर जाटों की उपेक्षा का मुद्दा बन गई है। आपको बता दें कि 13 अप्रैल को मायावती ने साफ किया था कि जब तक मैं स्वस्थ हूं पार्टी का नेतृत्व करती रहूंगी। काशीराम ने भी अपने अंतिम समय में जब उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था तभी मायावती को उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसी तरह माना जा रहा है कि मायावती की भी जब तक सेहत ठीक रहेगी तब तक किसी को भी उत्तराधिकारी घोषित नहीं करेंगी, लेकिन धीरे धीरे वह आकाश या उस व्यक्ति को आगे बढ़ाएंगे जो पार्टी को आगे ले जा सके। गैर जाटों दलितों को लगने लगा है कि मायावती की पार्टी सिर्फ एक जात विशेष की पार्टी बनकर रह गई है। यह सियासी खालीपन को भरने के लिए अन्य दलों ने तेजी से प्रयास शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने पासी सोनकर जातियों को तरजीह दी। बीजेपी ने वाल्मीकि, खटिक और अन्य समुदायों को संगठन में जगह दी और उनको तरजीह दी। कांग्रेस ने निजी क्षेत्र में आरक्षण का वादा करके नया दांव चला। वहीं चंद्रशेखर युवाओं में आक्रामक दलित नेतृत्व की छवि पेश की है, जिसकी तोड़ मायावती नहीं आकाश आनंद ही है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से बहन मायावती ने अब अपनी सियासी समीकरण बैठाना शुरू कर दिया है, पूरे देश में उन्होंने अपने सियासी समीकरण को बैठाना शुरू कर दिया है और उसकी बागडोर अगर अब कोई देखा जाए सीधे तौर पे तो आकाश आनंद के ही हाथों में होगी। आकाश आनंद ही पूरी तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किए गए हैं। यह माना जा सकता है कि इस घोषणा के बाद बहन मायावती ने अपना उत्तराधिकारी दोबारा घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि दलित वोट बैंक के लिए सियासी दलों में जो जंग जारी थी, अब लग रहा है कि वह अब निर्णायक ढंग से सामने आ चुका है कि अब कौन इस पार्टी का नेतृत्व करेगा, कौन इन वोटरों से अपना संबंध डायरेक्ट स्थापित करेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सियासी दलित एजेंडे के इर्द गिर्द ही सियासत घूमती है। वजह है यूपी में दलित वोट बैंक 22% है, जिसका उनको साथ मिलता है वही सरकार बनाती है। यानी यूपी में दलित वोट बैंक 22% हैं और ये दलित वोट बैंक जिसके साथ जाते हैं उसी की सरकार बनती है। बीजेपी भी इसीलिए सरकार बना पाई क्योंकि उनको दलितों का साथ मिला। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रवि अरोड़ा जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, भूपेंद्र सिंह जी, सीनियर जर्नलिस्ट, और प्रोफेसर देवदास, दलित चिंतक। प्रोफेसर देवदास जी, पहला सवाल आप ही से, क्या दलित समाज अब बहन जी का विकल्प तलाश रहा है? देखिए, दलित जो वोट बैंक है उसमें हर पार्टी अपनी अपनी तरह से लगी हुई है। अगर आप कांग्रेस को देखें तो रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर की बात कर रही है जी। बीजेपी की बात अगर देखते हैं तो दलित इंटेलेक्चुअल को फोकस कर रही है। समाजवादी पार्टी को अगर देखते हैं तो पीडीए के तहत वो दलित वाला कार्ड खेलना चाह रही है। उधर चंद्रशेखर को भी देखते हैं तो वो भी दलित की पॉलिटिक्स कर रहे हैं
और मायावती जी ने जो चेंज किया है, जो बदलाव आया है आकाश आनंद जी के लिए, जो उन्होंने अभी कल जो निर्णय लिया है, वो एक बदलते हुए परिवेश की राजनीति के संदर्भ में हम देख सकते हैं। क्योंकि अभी जो नई जनरेशन जो आई है सभी पार्टियों में, लीडरशिप युवा आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी को देखिए, कांग्रेस को देखिए, बीजेपी को भी देखिए। देवदास जी, मैंने अपनी रिपोर्ट में ये सारी आम बातें पार्टी को बता भी दी हैं, लेकिन मेरा जो आपसे सीधा सवाल है, क्या दलित समाज भी अब सीधे तौर पे बहन मायावती का विकल्प चाहता है? देखिए, दलित वोट बैंक का अगर शुरुआत से देखें तो मायावती जी का जो आधार था वो 2007 वाला जो चुनाव हुआ, जो फोकस उन्होंने सवर्ण किया, तो दलित को वो भूलती गई। और इसीलिए दलित का जो वोट बैंक था और पार्टियां उनको फोकस करने लगी। और यही रहा कि अपना आधार बिना छोड़े, कोई पार्टी अपने आधार को नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब लग रहा है कि बहन जी उसको ज्यादा फोकस करेंगी। और वो जो आधार है उसका कारण आप देख सकते हैं कि 2019 का चुनाव हुआ, 19% वोट रहा। 2022 का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। इसीलिए प्रोफेसर देवदास जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं और तीसरी बार पूछ रहा हूं, क्या दलित समाज मायावती का विकल्प तलाश रहा है? देखिए, अभी दलित क्या है कि पहले तो विश्वास जीतना, विश्वास जो कितना कम हुआ है, तो दलित वोट बैंक तो अब दलित तो अपना विकल्प तलाश ही रहा है। क्योंकि जो 9% वोट रह गया बीएसपी के साथ, जो 2014 में जो वोट था, आप देख रहे हैं कि वो 22% था और वो अब 9% रह गया है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। जी जी जी। तो आप बड़ी बात कह रहे हैं कि विकल्प तो तलाश ही रहा है। रवि अरोड़ा जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। क्या वास्तव में मायावती का विकल्प आकाश आनंद हो सकते हैं? इसके बाद दूसरा सवाल उठता है, रवि अरोड़ा जी। विकल्प की जहां तक बात है, परसुम जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मायावती का जो राजनीति के अंदर हम देखते आ रहे हैं शुरू से, वो एक आक्रामक रूप रहा। और खासकर उनकी राजनीति जो है सोशल इंजीनियरिंग में उनको महारत हासिल थी। और खासकर इस प्रकार से हर बार उन्होंने नए नारे के साथ शुरुआत की और बड़ी जीत हासिल की। लेकिन जब केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा, उसके बाद वो धीरे धीरे कमजोर पड़ती चली गई। कहीं ना कहीं उस वोट बैंक पर दूसरी पार्टियों ने, सपा की बात करें तो उसने पीडीए के बाद कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक में सेंध मारी। तो एक तरफ चंद्रशेखर ने पूरी तरह से दलित वोट बैंक पर पूरे एरिया पर तैयारी कर ली, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बात कर रही है, और कांग्रेस को फायदा मिला। इस बार लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों को कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक का फायदा मिला। तो ऐसे में जो बसपा है वो सिमटते चली गई। आकाश आनंद असल में नाराज उनसे थे, असल में नाराजगी उनसे नहीं थी, उनके ससुर से थी। अशोक जो उनके ससुर है, उनसे पूरी तरह से नाराजगी थी। लेकिन मुझे लगता है कि अब क्योंकि आकाश आनंद के अलावा मायावती के पास और कोई नहीं है जिसको विकल्प रूप में दे सके, क्योंकि एक भरोसेमंद, एक परिवार का लड़का, खासकर भतीजा, क्योंकि आकाश आनंद ने भी किसी प्रकार की उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और खासकर कई पार्टियों की नजर थी आकाश आनंद पर, लेकिन आकाश आनंद पूरी तरह से शांत रहे, क्योंकि वो जानते थे कि आने वाले टाइम में बहन जी मान जाएंगे। चलिए, लेकिन आपने भी एक बड़ी बात कह दी है। लेकिन फिर सवाल उठता है भूपेंद्र सिंह जी आपसे, कि जिस तरीके से आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर किया गया, फिर वही वजह बने कि आकाश आनंद को भी पार्टी से बाहर कर दिया गया। क्या लगता है कि यह पारिवारिक विवाद था या वास्तव में दलितों के लिए चिंतन था या सत्ता संघर्ष था? तीनों में किस तरीके की राजनीति का आप इसको देखते हैं? जी भूपेंद्र जी। देखिए, निश्चित रूप से भाजपा जो 80 के दशक में जो कलेक्टिव वोट था जो कांग्रेस के साथ था, चाहे वो दलित का हो चाहे वो मुस्लिम का हो, लेकिन जब काशीराम जी की इसकी शुरुआत की और फायर ब्रिगेड के रूप में जब मायावती आई और मायावती ने जब देश के और उत्तर प्रदेश को जब फोकस किया और उसके रूप में एक सोशल इंजीनियरिंग का नया फार्मूला लिया, उन्होंने सवर्णों को एक थिंकिंग पॉइंट में रखा और अपनी जाति के हिसाब से जो दलित का वोट था वो वोट रखा।
कंपाउंड रखा। उन्होंने उनके लगभग 40% टिकट मुस्लिम को दिए जाते थे। उसके साथ उन्होंने सत्ता की जो बागडोर संभाली, और सबसे महत्वपूर्ण जो उनको बारे में अगर हम विश्लेषण करें तो उनकी सबसे बड़ी बात रही कि टेस्टेबिलिटी। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य को देख लें आप, चाहे उसके बाद पूर्व चाहे बांदा के वो वसीरुद्दीन जी को, नसीरुद्दीन जी को देख लें, ये काफी निष्ठावान लेकिन थे, लेकिन जैसे ही उनकी निष्ठा खत्म हुई और उन्होंने भाजपा से उनको आउट कर दिया। तो सबसे बड़ा जो मायावती जी का जो है टेस्ट रहा है वो उनकी पार्टी के साथ सबसे ज्यादा उनकी निष्ठा पे रहा। और वो निष्ठा चाहे वो आनंद प्रकाश के रूप में देखी जाए, चाहे उनके ससुर के रूप में देखे जाए, उनको ऐसा डाउट लगा और उन्होंने, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नहीं, इस संघर्ष को सुनिए भूपेंद्र जी, मेरी बात सुनिए। आप इस संघर्ष को समझना होगा, क्योंकि आगे यही संघर्ष बसपा की राजनीति को तय करेगी। अब मैं आपसे फिर दोबारा सवाल पूछ रहा हूं कि जो आकाश आनंद थे, उनके ससुर थे अशोक सिद्धार्थ, इन दोनों लोगों को पार्टी से निकाला गया, तो ये समझना जरूरी है कि यह पारिवारिक विवाद था या राजनीतिक सत्ता संघर्ष था या कोई और चीज थी। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसमें दो महत्वपूर्ण बात थी कि ये देखे जा रही थी कि ये बागडोर है राजनीति की, जो भाजपा एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टी थी और जो कि एक नेशनल लेवल पार्टी भी बन गई थी एक समय पे। लगभग उसके 9 राज्यों में विधायक और सांसद हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही उनको लगा कि ये पार्टी की बागडोर आनंद के तहत उसके ससुर की ओर जा रही है, अशोक जी के पास, इसलिए उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। लेकिन उसके बाद जब उनका जो साइलेंट बेस देखा तो उनको लगा कि हम जिस तरह से काशीराम ने हमको टेक ओवर किया था, हम समय रहते अगर टेक ओवर इस पार्टी को नहीं की है तो निश्चित रूप से ये पार्टी का वजूद पे प्रश्न चिन्ह आया है। क्योंकि लगातार आप वोट का ग्राफिक देखिए, घटता चला जा रहा है। वहां कांग्रेस कर रही है, वहां पे बीजेपी ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग बढ़ाई है, और उसके तहत और खास तौर से उनके जो युवा जो चंद्रशेखर रावण के रूप में जो नगीना से जीते हैं, उन्होंने उनकी कंपाउंडिंग में सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाया, मुस्लिम पैक्ट करके, और जो दलित का पैक्ट बनाया है जिसके तहत उन्होंने अच्छी सीटों में जीता। और लगभग उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है जिनके उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी प्रभावपूर्ण है। भूपेंद्र सिंह जी, आपको टोकना चाहेंगे, चंद्रशेखर जी अपने नाम के आगे आजाद लगाते हैं न कि रावण, तो दोबारा उनका नाम लीजिए, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि उनको बुरा लगता है। जी निश्चित रूप से जो चंद्रशेखर जी ने एक नई इकोनॉमी अपने पॉलिटिकल इवेंट्स के रूप में अपने आप को डेवलप किया है, और वो जो एक जिस तरह से मायावती अपने समय पे करती थी, एक सवर्ण के विरोध में एक लहर पैदा करती थी, और जो दलित और जो ओबीसी और मुस्लिम वोट को कलेक्ट करती थी, वो चीज उनमें दिख रही है। तो निश्चित भूपेंद्र जी, मुझे इस बात पे ऐतराज है। कारण क्या है कि चंद्रशेखर आजाद की जो राजनीति हुई है, शुरुआत भी हुई है, वो लग रहा है कहीं न कहीं अखिलेश यादव की कृपा के कारण वो आगे बढ़ रहे हैं। प्रोफेसर देवदास जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या आज भी दलितों का कोई और नेता हो सकता है बहन मायावती को छोड़ के? क्या दलित स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या दलित नेता के तौर पे चंद्रशेखर की एक्सेप्टेंस है, या दलित और ओबीसी के गठजोड़ के कारण इनकी एक्सेप्टेंस हो रही है? चूंकि अखिलेश यादव जी से इनके अच्छे संबंध हैं, दलितों का नेता किसको मान रहा है दलित? प्रोफेसर देवदास जी। देखिए, अगर दलित नेतृत्व देखा जाए तो राष्ट्रीय लेवल पर बहन जी का जो नाम है वो आज भी है और लीडर है। देखिए, जहाँ तक चंद्रशेखर आजाद जी की जो बात है, अभी उनका जो आधार है वो एक सीमित दायरे में है, क्योंकि उनकी पार्टी का जो आधार है, जो स्ट्रक्चर है, वो सभी जगह नहीं है। वो पहली बार चुनाव जीते हैं, और जगह उनके हाँ हो सकता है वोट परसेंटेज बढ़ा है, अभी पहली बार कुछ लड़े हैं चुनाव जीतों पे, लेकिन अभी जो विकल्प है दलित का एक चेहरे के लिए, वो मायावती जी हैं। उनका जो नेतृत्व है, उसका उनका जो लीडरशिप है पूरे देश में पहले से स्टैब्लिश्ड है। लेकिन जहाँ तक बात आई दलित वोट बैंक को साधने की, तो मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी लगी हुई है, वो दलित कार्ड को पीडीए बनाया है, उसमें वो फोकस कर रही है। अम्बेडकर को जिस तरह से फोकस किया है, उसी तरह से बीजेपी को फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बीजेपी किस तरह से उन्होंने दलित वोट बैंक को लिया, कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो किस तरह से कांग्रेस और जो बीएसपी का जो वोट बैंक था वो किस तरह से बीजेपी की तरफ गया, दलित वोट बैंक की बात कर रहा हूँ। और कांग्रेस अब फिर फोकस कर रही है कि जो रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर की जो बात की है उन्होंने, तो वो ये जो पार्टियां हैं अपनी अपनी तरफ दलित वोट बैंक को, लेकिन अगर जमीनी स्तर पे
दलितों को जोड़ने की बात की जाए, दलगत राजनीति के साथ जोड़ने की बात की जाए, तो मुझे लगता है पहला दल केवल बीजेपी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में एक तरीके का घोषित आरक्षण लागू करके रखा हुआ है। अगर जिला स्तर पे कोई कमेटी बनती है तो उसमें 5 में से या 7 में से 5 आदमी का तो कंफर्म होता है कि किस जात के कौन से लोग बनेंगे। दलितों का आरक्षण तय है, उसमें ओबीसी का आरक्षण तय है। और बहन मायावती के दौर के बाद अगर दलित किसी तरीके से जुड़ना भी चाहते हैं तो वह बीजेपी से जुड़ना चाह रहे हैं, जिसका फायदा उसको मिला भी। 2 बार सत्ता में आई, बिना दलितों को साधे बिना तो ये तो राजनीति हो ही नहीं सकती थी बीजेपी की। देवदास जी, क्या असल में बीजेपी अब दलितों की पार्टी के तौर पे उभर रही है? देवदास जी, देखिए, बीजेपी ने जो काम किया, मैं पहली बात बता रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर का जो नाम हुआ है, जो पंचतीर्थ उन्होंने जो स्थापित किए हैं, और अंबेडकर का जो सम्मान, जो मूर्तियां नहीं, उनका सेलिब्रेशन जो गांव तक पहुंचाया है, और जितना आप कह सकते हैं कि दलितों तक पहुंचने की कोशिश की है, क्योंकि आइकॉन कौन है दलित का? डॉक्टर अंबेडकर है। तो उनको फोकस जो पूरे नेशन में जो इस्टेब्लिश किया वो बीजेपी ने किया। तो ये एक लगा, अम्बेडकर कोई नेशनली नहीं है, इंटरनेशनल व्यक्तित्व है आज के समय में। तो ये जो साधने की जो कोशिश की बीजेपी ने, बहुत सारे आधार हैं, इंटेलेक्चुअल को कह रहा हूँ, वो उसे भी साध रही है। और उस तरह से जो दलित महापुरुष हैं सभी समाजों के, उनको भी उन्होंने फोकस किया है। तो जो काम बीएसपी ने शुरुआत में किया था, वो काम 2007 के बाद बीजेपी ने दलितों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश की। क्योंकि बीजेपी जो बीएसपी, यही सवाल है देवदास जी, क्या बीजेपी ने पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया बहुजन समाज पार्टी को? संक्षिप्त में जवाब चाहेंगे। जी जी जी, बीजेपी में जो आधार बना है, अब बीएसपी का जो आधार था वो कारण क्या 9% ही रह गया वोट बैंक, तो वो गया कहाँ ज्यादातर? तो उसे फिर रीबैक कैसे किया जाए, ये सब पॉलिटिकल पार्टी फिर अपने उसको, क्योंकि किसी भी पार्टी का एक सोशल आधार होता है, और सोशल आधार बेस तो जो होता है, कोई भी पार्टी अपना छोड़ना नहीं चाहती है, वह आधार जो छोटा बीएसपी के जो साथ था वो छूटने लगा। इसलिए बीएसपी को अब जो चैलेंज मिल रहा है वो बीजेपी से मिल रहा है, वो आपको समाजवादी पार्टी भी देगी, कांग्रेस भी अपने, जब आपका अपने वोटरों पे नियंत्रण नहीं रहेगा तो बाकी दल तो आपसे चाहेंगे कि आपके वोटर हमसे जुड़े। रवि अरोड़ा जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आपसे जानना चाहेंगे, जो इस तरह का जाटों और नॉन जाटों में जो फ्रैक्शन हो रहा है और दिख रहा है, और सब लोग अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट पे तो बीजेपी और बीएसपी एक साथ दिखते हैं। न दलितों में उस तरह का कोई, या ओबीसी की भी बात कर ली जाए, उस तरह का टकराव नहीं दिखता है जिस तरीके के राष्ट्र के नाम पे सो कॉल्ड कुछ जातियां आती हैं या धर्म आते हैं जो राष्ट्र के खिलाफ भी हो जाते हैं, अक्सर देखा जाता है। तो इस तरह की राजनीति कि हिंदुओं को प्रोटेक्ट करो, हिंदुओं को आगे बढ़ाओ, बीजेपी की ये राजनीति क्या अपर कास्ट को सूट करती है? रवि अरोड़ा जी। जी, मुझे लगता है प्रसून जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ रूलिंग नहीं है, और खासकर वहाँ पर उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो लगभग हर वर्ग फिलहाल जो है एक बड़ी फेरिस हम लिस्ट देख सकते हैं जिसमें कहीं ना कहीं भाजपा को पसंद किया जाता है। जब हम दलित की बात करते हैं, देखिए अगर लोगों को इश्यू को साथ लेकर चलने का काम कहीं ना कहीं बीजेपी दिखाने की कोशिश करेगी। आने वाले टाइम में 2027 की तैयारी के लिए पूरी तरह से काम कर रही है। इसके अंदर पार्टी सिर्फ भाजपा का, और आपको एक बात और बता दें कि बसपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती भाजपा और सपा है, और भाजपा के साथ तो फिर भी उसको इतनी तकलीफ हुई जितनी उसको सपा से, क्योंकि अगर आकाश आनंद को दोबारा इस प्रकार से प्लेटफॉर्म पर आए गए हैं तो यह साफ हो गया है कि उसको, क्योंकि वो तेज करार लेता है, जो चंद्रशेखर आजाद है उनको कांग्रेस को समेट लेंगे। खासकर मुश्किल आएगी तो आएगी कहाँ आएगी पीडीपी के लिए, मुश्किल आएगी भाजपा के साथ, क्योंकि भाजपा इस समय जो लोकसभा चुनाव में नुकसान मिला उसके बाद कहीं ना कहीं भाजपा पूरी तरह से संभल के चल रही है, संभल के चल रही है। लेकिन इस संभलने के क्या नतीजे होंगे आने वाला समय बताएगा। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह जी मौजूद है। भूपेंद्र सिंह जी,
आपसे जल्दी से जवाब चाहेंगे कि आखिर बहन मायावती जो खुद जमीन से जुड़ी हुई नेता थी, जमीन से उठ के आसमान तक पहुंची हैं, अब वह दोबारा जमीनी स्तर पे रैलियां और सभाएं नहीं कर रही हैं, उसके पीछे क्या कारण देखते हैं? क्या कोई डर है या स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता? आप किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, इसमें उनके शासनकाल के बहुत से स्कैंडल हैं और उसके निश्चित रूप से एक पार्टी का, मुझे तो लगता है कि पर्दे के पीछे में एक राजनीति है और वो इसलिए दो दो विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में, दोनों में वो उतनी प्रखर और उस तरह से मुखर रूप से नहीं लड़ी है जिस तरह से लड़ना चाहिए। बात में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि उनके समाज में उनकी स्वीकृति तो तय है, लेकिन जनरेशन गैप भी आ रहा है, नई जनरेशन आ रही है, वो शिफ्टिंग हो रही है, वो चाहे वो चंद्रशेखर के रूप में हो रही हो, चाहे वो सपा के रूप में हो रही हो, चाहे वो बीजेपी की ओर इंटेलेक्चुअल वर्ग जा रहा है। तो उसके लिए वो एक नई जनरेशन को गैप करने के लिए, भरने के लिए उनने एक कदम उठाया और ये स्ट्रेटेजी का अंग है और ये पॉलिटिक्स के रूप में पार्टी को आगे लेके जाएगा और ये चाहती है कि वो हमारे रहते रहते स्टैब्लिश हो जाए पार्टी फिर से और नेता भी स्टैब्लिश हो जाए, क्योंकि उनको और इसी कोशिश में वह लगी हुई है और लगता है कि ये जो बदलाव हुए उसके नतीजे जल्द ही सामने आ जाएंगे। आप तीनों मेहमान जुड़े रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।